बात नीट एग्जामिनेशन की होनी चाहिए। सरकार की खूब किरकिरी हो रही है नीट एग्जामिनेशन लीकेज को लेकर। पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सवाल उठा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने नीट री एग्जामिनेशन को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की है। अब इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। बताया जा रहा है कि 21 जून को होने वाली री एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। तो वहीं पेपर लीक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। इसे लेकर आज एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। इस पर 23 लाख बच्चों और उसके परिवार पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब नीट पेपर लीक का मसला, विपक्ष इसमें सरकार को घेरे या ना घेरे, ये एक ऐसा मसला है जो एकदम डायरेक्ट देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, वो मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा की बात करते हैं, अगर लीकेज इतना होगा तो फिर ये कनेक्ट कैसे होगा? बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप। और अभी आप सिर्फ उन 23 लाख बच्चों की एंजाइटी का आप अंदाजा लगाइए, उनके मनोभाव का अंदाजा लगाइए। लेकिन अब तो एयरफोर्स पेपर ड्रॉप करेगा। अब उस पर भी हम आते हैं, खासतौर से उन बच्चों का जिन्होंने 3 मई को बहुत अच्छा पेपर दिया होगा जी। उनके मन में क्या हो, इसमें आधे से ज्यादा बच्चे नॉन सीरियस होते हैं। लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दिया होगा, उनका मोमेंटम खत्म हो गया। अभी वो गर्मी की छुट्टियां मनाते, अपने रिश्तेदारी में जाते, मामा नाना के यहाँ जाते, आम और लीची खाते। अब वो 3 मई के बाद परीक्षा देने के बाद फिर से इस एंजाइटी में है, इस तैयारी में है कि 21 जून को परीक्षा देनी है। और उसमें भी गारंटी नहीं है कि वो परीक्षा हो जाएगी और उसका नतीजा आएगा। हम इसलिए कह रहे हैं, ये हमेशा इस शिक्षा मंत्रालय की जो परीक्षा करा रहे हैं लोग, एनटीए की, इनकी एक प्रवृत्ति रही है कि इस देश में जो क्रेडिबल एजेंसीज हैं उनका नाम लेकर के आप अपनी नाकामी को छिपाइए। 2024 में जब पेपर लीक हुआ, परीक्षा केंद्र मैनेज किए गए, तो क्या कहा गया शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि इसरो के चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी जांच करेगी। तो आप जानती हैं कि इसरो कितना क्रेडिबल संस्था है, इस देश में एक सबसे क्रेडिबल संस्थाओं में इसरो है। तो इसरो की आपने मदद ले ली, चेयरमैन राधाकृष्णन की कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई और आपने क्या किया, फिर 26 में पेपर लीक हो गए। तो इसरो का नाम लेकर उस समय बच गए। अब आज आप कह रहे हैं कि एयरफोर्स की मदद लेंगे हम, आप कह रहे हैं कि आईआईटी के 2 आईआईटी की मदद लेंगे हम। तो आपको पता है कि आईआईटी और एयरफोर्स सेना की बड़ी क्रेडिबिलिटी है, लोग सम्मान करते हैं। तो आप उनका नाम लेकर के आप अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप एयरफोर्स से पहुंचवा दीजिएगा तो इससे क्या गारंटी होगी पेपर लीक नहीं होगा? पिछली बार भी जो आप, जिन लोगों ने आपका पेपर सेट किया था, उन लोगों ने पेपर लीक किए थे। मनीषा मंधारे मैं यही बोलना चाह रही थी सर, मोटेगांवकर ने पेपर लीक किया, टीचर्स ने पेपर लीक किया। अगर पेपर डिस्पैच होने से पहले ही लीक हो चुका है तो आप डिस्पैच किसी से भी करवा दे, आईएएफ कर दे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, देखिए मूल समस्या क्या है कि जो इंटीग्रिटी होती है, जो आप बैकग्राउंड चेक करते हैं, जो दोयम क्रेडेंशियल के लोग हैं, मतलब बताइए, जो ट्रांसलेट कर रहा है वो पेपर लीक कर रहा है, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो पेपर लीक कर रहा है, उसके बाद आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आप टाले जा रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, आपने खुद इसको पता नहीं किया। ये तो आपकी एफिशिएंसी है। ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है ना कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में समस्या जो है वो निदान से 2 कदम आगे है। और आप हमेशा एक निजक रही है, अब एयरफोर्स से करवाएं, किसी से करवाएं, अभी सीबीएसई का मामला आ गया। ऑन स्क्रीन मार्किंग कोएम्प्ट जो संस्था है उसके बारे में देखिए, विपक्ष कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष जो बात बोल रहा है वो जनता के बीच से भी, विद्यार्थियों के बीच से भी आ रही है। आप कोएम्प्ट को दिए, कोएम्प्ट के पीछे उसका एक दागदार है, उसकी क्रेडेंशियल जो है क्वेश्चन के अंदर है। आपने क्यों नहीं बैकग्राउंड चेक किया? कौन लोग हैं जो ये निर्णय ले रहे हैं, किस आधार पे किया जा रहा है? आपने वो चेक किया कि उसका आधार क्या था, कैसे रेशनलाइज किया गया? मैं इसी में एक बात और जोड़ देती हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट पर तो सबकी नजर है ही। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर है, वो सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी खुद भी घिर गए हैं। सीकर में सुसाइड करने वाले नीट स्टूडेंट के परिवार ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। आधे घंटे की मुलाकात के दौरान मुलाकाती हिस्ट्री शीटर राजेश जोया भी वहां पर मौजूद रहा। राजेश जोया का नाम सीकर कोतवाली में हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है। राजेश जोया को गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का मेंबर बताया जाता है। उस पर हत्या, मारपीट, 14 मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर से मुलाकात पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस मुलाकात पर सवाल उठाया। अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, उन्होंने पूरी डिटेल लिखी राजेश गोया के बारे में और सवाल भी पूछा कि क्या परिवार पर दबाव बनाने के लिए ऐसे लोगों को साथ लाया गया था या फिर राहुल गांधी की राजनीति का मॉडल ही ऐसे आपराधिक तत्वों के सहारे चलता है।
कांग्रेस के शीर्ष नेता यदि आधे घंटे तक एक हिस्ट्री शीटर के साथ बैठते हैं तो उसका सच भी सामने आना चाहिए। अब वो स्टूडेंट भले ही परेशान हो और ये सत्यता हो, लेकिन क्योंकि एक हिस्ट्री शीटर वहां पर मीटिंग में आकर बैठ गया तो मामला पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल हो गया, लेकिन क्या इससे ये जो समस्या है, जो मूल समस्या है, वो पीछे हट गई? वेदांत जो विद्यार्थी था जिसने फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए अपने रिवॉल्यूशन के किया, उसको आपने कॉकरोच, उसको पाकिस्तानी क्या क्या नहीं किया। ये जो व्याकुलता है, व्यग्रता जो दिख रही है डिस्क्रेडिट करने में, ठीक है ये गलत था, लेकिन जो मूल समस्या है कि बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में, उस पर प्रश्न चिन्ह लेकिन लगा हुआ है। ऐसे मैं इसमें एक बात बोलूं सर कि ऐसे हिस्ट्री शीटर्स भी क्या करते हैं या ऐसे गैंगस्टर भी क्या करते हैं कि जो जेन्युइन केस होता है वो लेकर जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे अटेंशन मिलेगा, और उस अटेंशन के साथ साथ फिर ये पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाती है बेचारे राहुल गांधी के लिए। ठीक, किसी भी नेता के लिए हो सकती है। अब हो सकता है वो नहीं भी जानते हो, या हो सकता है कि जानते हो, अब वो जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति होगा तभी गया है, या तो बढ़िया गैंगस्टर है और जमानत पर। यहाँ तो कई इस तरह की हिस्ट्री सीटर का हम लोगों ने देखा कि एक हिस्ट्री सीटर ने हमारे शंकराचार्य के ऊपर केस कर दिया और इतने दिनों तक मुकदमा चलता रहा। तो वो हिस्ट्री सीटर है, जमानत पर छूटा हुआ होगा। ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मामला अलग है, इसकी जांच कराइए, अगर उसके ऊपर केस चल रहा है तो अरेस्ट करके उसको जेल में डालिए। राहुल गांधी की मिली भगत होती है तो उन पर भी केस करिए। लेकिन ये जो नीट का मामला है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 4 या 5 बच्चों के सुसाइड करने की खबरें आ गई हैं। बाकी तैयारी को लेकर के लोग, बच्चे एंजाइटी में हैं, उनका जो मनोभाव है उसका आकलन आप करिए, और ये इस बार पेपर लीक नहीं हो इसकी व्यवस्था करिए। ऑन स्क्रीन आप देखिए, ऑन स्क्रीन मार्किंग वाले में आप एक स्ट्रक्चरल चेंज करिए। 40 करोड़ पेजेज स्कैन करना, वो भी जैसा अभी कही रहे थे सज्जन जी की एक कंपनी जिसने तेलंगाना में 2 बार गड़बड़ी की, उसको कोएम्ट को, उसका नाम तो दूसरा था, उसको आपने उसके ऊपर उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, वो नाम बदल के आ गई कंपनी, फिर आपने उसको काम दे दिया। तो ये बैकग्राउंड चेक कैसे नहीं किया, या बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपने दिया? तो आतंकी जब अपने प्रॉक्सी संगठन बनाते हैं, आतंकी जब अपना प्रॉक्सी टीम तैयार करता है तो आप उस पर कैसे वार करते हैं? ऐसे भ्रष्टाचारियों पर क्या सरकार को वार नहीं करना चाहिए? जिस तरीके से आप आतंक को, नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं, ये जो सिंडिकेट चल रहा है पेपर लीक का, ये जो पूरा गैंग चल रहा है, क्या इसके ऊपर सरकार वार नहीं कर सकती है? नीट का पेपर लीक हुआ तो हुआ, और इधर सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर भी सवाल उठे। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो वहीं सीबीएसई के मामले में आज लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जल्दबाजी में ओएसएम लागू किया गया और इसी वजह से छात्रों, लाखों छात्रों के मूल्यांकन में बड़ी गड़बड़ी हुई है। याचिका में प्रभावित छात्रों की कॉपियों की दोबारा निःशुल्क जांच कराने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इससे लेकर कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के अधिकारियों के साथ एक लंबी मीटिंग की और अधिकारियों को आदेश दिया कि स्टूडेंट्स की शिकायतें जल्द से जल्द दूर की जाए। जिन बच्चों ने अपनी आंसर शीट रीचेक करने की मांग की है, उनको स्कैन्ड आंसर शीट जल्दी से जल्दी भेजी जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम सामने आई हैं, उन्हें सुधारा जा रहा है, और अगर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है तो फिर उसे सजा जरूर मिलेगी। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ। उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई है। विवादों के बीच सीबीएसई के अधिकारियों पर भी सवाल उठे। असल में एक 19 साल के एथिकल हैकर ने यह दावा किया कि उसने सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल को हैक कर लिया था। सीबीएसई ने हैकर के उस दावे को गलत बताया। कहा कि जिस पोर्टल को हैक करने का दावा किया जा रहा है वो दरअसल एक टेस्टिंग वेबसाइट थी। चंडीगढ़ में सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर राजेश कुमार गुप्ता को हैकर के दावे को झुटलाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने सीबीएसई पोर्टल के धीमा चलने और हैक होने की बातों का घालमेल कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीएसई का एग्जाम तो पेन और पेपर से होता है,
ना तो उसको कोई हैक कर सकता है, ना उसे कोई लीक कर सकता है। सीबीएसई का सिस्टम पुख्ता है। अब जिस बच्चे ने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, उसे नंबर कैसे मिल सकते हैं? इसमें जो आपके प्रश्न है वेबसाइट हैक होने का, इसको पूरे सिरे से मैं नकार रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होती है तो वेबसाइट हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पेन पेपर एग्ज़ाम हो रही है तो वेबसाइट का कोई एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है। पोर्टल में जो भी दिक्कत वाली बात आ रही थी तो उसके लिए चूँकि अक्रॉस द वर्ल्ड में 26 कंट्री में स्कूल्स है सीबीएसई के, और सारे लोगों को होता है कि जब स्टार्ट होती है तो सारे लोग एक साथ हिट कर रहे थे। थोड़ा सा यदि स्लो हुआ भी है तो उसके लिए माननीय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने उसको समय सीमा जो 22 तारीख को क्लोज हो रही थी बढ़ा करके उनको 25 तारीख, कल रात में पोर्टल बंद हुई है, तो 3 दिनों का अतिरिक्त समय सीमा दे दिया गया था। तो जो बच्चे छूट भी गए थे तो 3 दिनों में सब लोगों ने अपने अपने आवेदन सबमिट कर दिए, तो कोई तकनीकी खराबी नहीं रही। और एक आध दिन कहीं सिस्टम स्लो हुआ, चूँकि लैक्स ऑफ हिट्स एक साथ हो रहे हैं, वो किसी भी वेबसाइट पर आप एक साथ 1 लाख 2 लाख आप हिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो स्लो होता है, तो इट इज़ ए टेक्निकल इशू। बट हम लोगों ने टाइम एक्सटेंड करके वो भी सारी अपॉर्चुनिटी सारे विद्यार्थियों को हमने दे दिया है, और थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस दे हैव अप्लाइड। मेरा सवाल तो ये क्या कि ये OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, क्या ये फॉल्टी है? क्या इसे बदलना चाहिए? देखिए, थियरी में फॉल्टी नहीं है। सवाल ये है कि क्या आपने तैयारी कर रखी थी। जैसा अजीत जी बताएं कि करोड़ों में कॉपी है, उसको फिर जब आप उसको स्कैन करेंगे और जब सामने लाएंगे, क्या आपने जो तैयारी की थी वो कंपिटेंट था? अब ये महोदय कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा लाखों लोग एक साथ हिट करेंगे, तो आपको पहले से पता नहीं था? लाखों लोग जब परीक्षा दे रहे हैं तो हिट तो करेंगे ही करेंगे, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ चीज है। ऐसे बता रहे थे कि कोई शादी का वीडियो देखने के लिए हिट कर रहा हो, अपने भविष्य के लिए नहीं। मतलब इस तरह का जो लैक ऑफ रिमोर्स है कि थोड़ा भी ढिठाई है सर, सॉरी टू से, ये ढिठाई है। ये दिखाता है कि इस तरह के लोगों की प्रतिबद्धता क्या है। आपका मैंडेट है बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के सारी तैयारी करना, और इस तरह का जो OSM वाली चीज का फेलियर है, जब आपको पता था पहली बार हो रहा है तो पहली बार तो आदमी और सतर्क रहता है, क्योंकि आप अपरिचित हैं, विद्यार्थी अपरिचित है, तो इसमें तो और ज्यादा आपको सतर्कता बरतनी। मुझे इसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान बिल्कुल ठीक लगा। उन्होंने ये कहा था कि आपका OSM आप 2017 में एक बार कोशिश कर चुके हैं, वो फेल हुआ। एक बार आपने और उसे मुंबई के यूनिवर्सिटी में ट्राई किया, तब भी वो फेल हुआ। तो एक फेल हुए सिस्टम को बिना रेक्टिफाई किए, बिना उसके ऊपर और डेवलपमेंट काम किए हुए आप उसको फिर से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और वो भी जहां पर 12वीं के इतने लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें भी ये कि देखिए, ये जो पूरा जो प्रधानमंत्री का डिजिटल मिशन है, इस तरह की लापरवाही जो है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। और ये इनका एटीट्यूड बता रहा है कि कोई इन्हें रिमोर्स नहीं है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत हल्का फुल्का हो गया। अरे लाखों बच्चे भविष्य को अपने लेके वो मानसिक परेशानी में है, प्रताड़ना में है, उनके परिवार उस परेशानी से जा रहे हैं। यहां ऐसे इनके चेहरे से लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, ये तो सारा का सारा हो जाता है, साधारण सी बात है। ये दिखाता है कि जो लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, उनकी प्रतिबद्धता क्या है, वहां पे कोई भी आकलन एक छोटा सा सवाल मेरा ये, फिर आज जो हाई कोर्ट में होगा वो होगा, अगली खबर पे भी हमें जाना है। रीचेकिंग हो सकती है सारे बच्चों की, फिर से रीचेकिंग क्यों नहीं हो सकती है? आप करिए कि आप हार्ड कॉपी डायरेक्ट रीचेकिंग कराइए। ये क्या मतलब, ये जिस तरह की बातें शिक्षा मंत्री भी कर रहे थे कि दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज में, दुनिया की यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे थे? आप नंबर्स बताइए कि किस यूनिवर्सिटी ने किया। नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ने, नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ने, फ्रांस जर्मनी की यूनिवर्सिटी ने, ब्रिटेन अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे थे? 1000 बच्चे थे, 2000 बच्चे थे, 10,000 बच्चे थे। आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहां कितने बच्चे थे? आप 18 लाख बच्चों की 95 लाख कॉपीज के 40 करोड़ पन्ने स्कैन करा करके आप उसको स्क्रीन पर डालेंगे, और उसके बाद उस पर ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, और आप कह रहे हैं कि आप इसमें सक्षम है करने में। 40 करोड़ पेजेज, ये क्या तरीका हुआ? OSM कहीं लागू होता है, इसका मतलब जरूरी थोड़ा है कि दूसरा कहीं लागू कर रहा है तो हम भी लागू कर दें। आप सिंपल हार्ड कॉपी पर अगर आपने पेन और पेपर पर लिखवा लिया तो उसी पर जांच कराइए उसकी। ये बिना मतलब की बात है कि आप उसको 40 करोड़ पेज स्कैन करा के, इससे कोई बहुत ज्यादा बच्चों के भविष्य की ये कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आज हाईकोर्ट इस पर कोई कड़ा निर्णय दे, कोई फैसला सुनाए और बच्चों के भविष्य पर से संकट के ये बादल छट जाए। सियासी खबर है बिहार से है, जहां जेडीयू विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाए हैं। कुछ दिन पहले आनंद मोहन ने जेडीयू को थैली वाली पार्टी बताया। इसे लेकर जब सवाल हुआ तो आनंद मोहन ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। जेडीयू छोड़ने के सवाल पर आनंद मोहन ने कहा कि बेईमानों ने नीतीश कुमार की तपस्या पर पानी फेरा है, वो पार्टी को छोड़े। देखिए, मैं जो कुछ कहता हूँ तौल के कहता हूँ, सोच समझ के कहता हूँ।
जो कहता हूँ उसमें फिर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। आपने जो थैली वाला बयान दिया उसमें संजय सिंह बिल्कुल बिल्कुल। जैसा अब देखिए, अब हर भौंकने वाले का जवाब आनंद मोहन नहीं देते। सर, क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या नई पार्टी? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आनंद जी, आपने कहा था कि जिसको छोड़ना है वो छोड़े ना। जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया, वो न जदयू छोड़े। आनंद मोहन के बयान पर आरजेडी ने चुटकी ली। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जेडीयू खत्म होने के कगार पर है। जदयू के अंदर काफी बेचैनी है और आनंद मोहन हमलावर हैं। आनंद मोहन को लगता है नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है, नीतीश कुमार जी बुलवा रहे हैं, ऐसा दिखता है। जदयू को बर्बाद करने के लिए जिन लोगों ने ठाना है, जिन लोगों ने बीड़ा लिया है, उनके खिलाफ आनंद मोहन जी का लगातार हमले हो रहे हैं और जदयू में एक पक्ष चुप है। जदयू समाप्ति के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि तीर अब कमान से निकल चुका है, जो वापस नहीं आ सकता है। जनता दल का अस्तित्व 6 महीने में समाप्त होगा, ये बात जदयू का एक एक कार्यकर्ता जानता है। अब सवाल ये है कि चेतन आनंद को एडजस्ट कर दिया गया है, फिर भी आनंद मोहन गुस्से में है, क्यों पा रहा है? उनको मंत्री बनना था, लेकिन एडजस्ट तो ये किया गया कि वो एक कमेटी बनी, जिस कमेटी में उप मंत्री का दर्जा उनको मिला है। तो खैर बंगले वंगले तो मिल गए हैं। आनंद मोहन के दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होंगी निश्चित हम रूप अभी से। से क्या बताएं, हाँ, क्या वो हमारे कोई अलग पार्टी बनाने का, अलग कोई समीकरण बनाने का, अन्यथा जेडीयू से नाराज होने के कोई ज्यादा कारण नहीं है। इनकी पत्नी को बीजेपी से सीट लेकर के, शिवहर की सीट बीजेपी की थी, सीटिंग एमपी थी रमा देवी, उनसे सीट लेकर के जेडीयू अपने कोटे में लेकर के और वैसे उम्मीदवार काट करके वहां से इनको टिकट दिया लवली आनंद को, और बदले में सिवान से जो एमपी थी कविता सिंह राजपूत थी, उनकी टिकट काटी गई और तब शिवहर से लवली आनंद को लड़ाया गया, वो एमपी हुई। बेटे को भी शिवहर से विधायक थे, उनकी पसंद की सीट दी गई बदल करके नवीनगर से, जहां से वो विधायक हुए। तो पत्नी को एमपी की टिकट दी गई, बेटे को एमएलए की टिकट दी गई। अभी भी और भी पार्टी में रहते वो और भी चीजें उनको हो सकती थी, लेकिन उनके साथ एक प्रवृत्ति है उनकी कि वो एक जगह कहीं टिक करके रहना वो उनको पसंद नहीं आता, वो कुछ नया करने की कोशिश करते देखते हैं कि इस बार अब क्या करेंगे। और इधर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे उसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मिडिल ईस्ट की टेंशन की बात कर ले, ईरान अमेरिका के बीच जल्द ही सीज फायर का ऐलान हो सकता है। दोनों देश 60 दिन के सीज फायर समझौते पर सहमत हो गए हैं। बस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। इस बीच ईरान ने बुशहर शहर के पास एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज किया। कुवैत में ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमले का ये जवाब है। अभी कल तक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी जो व्हाइट हाउस से आया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान को ये लगता था कि मुझे इंतजार करवा कर वो मुझे बेचैन कर देंगे और मुझे मिड टर्म इलेक्शन की परवाह होगी। नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, और ओमान तक को धमकी दे दी थी। अब ये कह रहे हैं कि 60 दिन के सीज फायर का कोई समझौता तैयार हो गया है। देखिए हुआ क्या है कि उब गए हैं, अमेरिका भी उब गया है, ईरान भी उब गया है, लेकिन अब सीधी सी बात है, सीज फायर ये दिखाता है कि समाधान सब लोग चाह रहा है। इसलिए नहीं कि शांति के प्रति कमिटमेंट है, इसलिए कि किसी को अब लग नहीं रहा है कि इसका कोई मतलब है। लेकिन सवाल ये है कि इसके शर्त पे जब वो युद्ध विराम, युद्ध खत्म हो, तो कौन उसके पीछे क्रेडिट ले कि साहब हमने जिस मकसद के साथ शुरू किया था या रेसिस्टेंस किया था वहां बात फंस रही है। तो ये सारा का सारा प्रेशर टैक्टिक्स है कि ओमान और ईरान में समझौता है कि हॉर्मुज को मिलके वो टैक्स उसमें लगा दे, टैरिफ लगा दे। और ट्रंप के लिए समस्या है, ट्रंप चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चाहते हैं कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम हैंड ओवर करते। तो ये सारी की सारी बातें, अंदर से हर कोई चाह रहा है कि इस समस्या का निदान हो, ईरान से अमेरिका तक। लेकिन सवाल है कि किन शर्तों पर निदान हो, वहां पे ये मसला फंसा हुआ है। बस वहीं तक की बात है। 60 दिन का युद्ध विराम ये दिखाता है कि अंदर से अब सब लोग एक अंदर से वो थक चुके हैं, वो ऊर्जा बची नहीं। सीज फायर के इस मसौदे पर डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर होगा, तब 60 दिन की राहत होगी। फिर पूछेंगे हम सवाल कि हॉर्मुज स्ट्रेट क्या खुल गया, क्या तेल का संकट खत्म हो गया। लेकिन आज दमदार 10 में बस इतना ही। सज्जन जी आपका भी, अजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।